ब्लैक हेड इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एमए। इमरान ने कार अपने फ्लैट के नीचे बने हुए गैरेज से बाहर निकाली और फिर कार रोककर वो नीचे उतरा और उसने जाकर गैरेज का दरवाजा बंद करके उसे लॉक किया और वापस आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाता, कार की फ्रंट साइड की तरफ से किसी ने शीशा खटखटाया तो इमरान ने चौंक कर देखा। दूसरी तरफ कार के शीशे में से एक सूखा सा चेहरा नजर आ रहा था जिसकी आंखों में भी शदीद वीरानी थी। उसकी छोटी सफेद दाढ़ी भी बिखरी हुई नजर आ रही थी। इमरान ने एक बटन प्रेस किया तो दूसरी साइड का शीशा खुद ब खुद खुल गया। क्या चाहते हैं बाबा जी? इमरान ने उस आदमी से मुखातिब होकर पूछा। मैं बेहद थक गया हूँ और मेरी बेटी ने शाम नगर से गाड़ी में आना है और मेरा अंदाजा है कि मैं अब अगर किसी न किसी तरह चल भी पड़ूं तब भी पैदल रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुँच सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस परेशान बूढ़े ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितने पैसे चाहिए बाबा जी? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि पेशावर गुदागर नए से नए नफ्सियाती बहाने करके लोगों के जज्बे रहम से नाजायज मफाद उठाते हैं। तो तुम मुझे कोई गदागर समझ रहे हो? हैरत है, डॉक्टर अब्दुल रशीद को लोग अब गदागर समझने लग गए हैं। तब है डॉक्टर अब्दुल रशीद, तब है तुम पर, उस बूढ़े ने बड़े शिकस्ता से लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। और उसकी ये बात सुनकर और उसे आगे जाता देखकर इमरान के दिल में जैसे बर्ची सी उतर गई। चंद लम्हों तक वो हैरत से बुत बना बैठा रहा और फिर यकलक बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोलकर वो कार से नीचे उतरा तो उसने उस बूढ़े को लड़खड़ाते हुए अंदाज में आगे बढ़ते देखा। उसने एक मैली सी पैंट पहनी हुई थी, उसके पैरों में पुराने और कदरे पटे हुए जूते थे और उसने जुराबें भी पहनी हुई थी, लेकिन जुराबों में सुराख साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सर के बाल खिचड़ी हो रहे थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इमरान ने तेजी से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। मुझे छोड़ दो नौजवान, तुमने मुझे गदागर समझ लिया था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फराक पेशानी देखकर ये समझा था कि तुम ज़हीन और हमदर्द इंसान होगे और एक बूढ़े डॉक्टर की मदद करोगे, लेकिन बहरहाल ऐसा तो होता ही है। मुझे छोड़ दो, मैं बहरहाल किसी न किसी तरह स्टेशन पहुंच ही जाऊंगा। उस बूढ़े ने रुक रुक कर और इंतहाई दर्द भरे लहजे में कहा। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मुझसे वाकई गलती हो गई है। मैं आपसे दस्त बस्ता माफी चाहता हूँ। आप कार में बैठिए, मैं आपको रेलवे स्टेशन लिए चलता हूँ। इमरान ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा, वादा करते हो? ऐसा ना हो कि तुम भी डॉक्टर अब्दुल रशीद को गदागर समझ लो। बूढ़े ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, आइए। इमरान ने कहा तो बूढ़ा वापस मुड़ा और फिर इमरान ने खुद ही उसे साइड सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार स्टार्ट की और फिर उसे तेजी से आगे बढ़ाने लगा। और तेज चलाओ नौजवान, मेरी बेटी मुझे वहां ना पाकर बेहद परेशान होगी और गाड़ी ठीक 3:30 बजे पहुंच जाती है। ये ऐसी गाड़ी है जो कभी लेट नहीं होती। बूढ़े ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम अली इमरान MSc DSc ऑक्सन है जनाब, इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। ओ, तो तुम भी डॉक्टर हो, लेकिन लगता है तुमने तालीम को जरिया आमदनी बनाया हुआ है, वरना तुम्हारा हाल भी मेरी तरह ही होता। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा तो इमरान समझ गया कि डॉक्टर अब्दुल रशीद बहरहाल पढ़ा लिखा है। जो DSc की डिग्री का सुनकर फौरी समझ गया कि इमरान भी डॉक्टर है। आपने किस मजमून में डॉक्टरेट किया हुआ है? इमरान ने पूछा। मैंने तबईआत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया हुआ है, फिर मैं पाकिस्तान की खिदमत करने यहाँ आ गया। उन्होंने मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरार लगने का कहा, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे किसी अहम साइंसी लेबोरेटरी में जगह दी जाए, लेकिन वो नहीं माने और फिर मैंने अपने ही घर में लेबोरेटरी बना ली और मैं ऐसी इजाद की कोशिश में लग गया जिससे पाकिस्तान का दिफा हर लिहाज से नाकाबिले तस्कीर बनाया जाए। लेकिन फिर रात के वक्त कुछ लोग मेरी लेबोरेटरी में घुस आए, उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया और मुझे भी शदीद जख्मी करके चले गए। वो अपनी तरफ से मुझे हलाक करके गए थे, लेकिन मैं बच गया और फिर मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने रवानी से अपने बारे में बताते हुए कहा, लेकिन फिर वो इसलिए खामोश हो गया कि कार रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में दाखिल हो गई थी। इमरान ने कार पार्किंग में रोकी और फिर वो नीचे उतर आया। डॉक्टर अब्दुल रशीद भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आए थे और वो बड़ी अकीदत भरी नजरों से रेलवे स्टेशन को देख रहे थे। स्टेशन पर खासा रश था, औरतें और मर्दों के साथ साथ कुली भी आ जा रहे थे। इमरान ने पार्किंग कार्ड लिया और फिर डॉक्टर अब्दुल रशीद को साथ लेकर वो आगे बढ़ने लगा। गाड़ी का क्या नाम है डॉक्टर साहब? इमरान ने बूढ़े से पूछा। सुपर एक्सप्रेस, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो इमरान ने करीब से जाते हुए एक कुली को आवाज दी। यस सर,
कुली ने इमरान के करीब आकर कहा। साथ साथ वो डॉक्टर को भी देखे चला जा रहा था। सुपर एक्सप्रेस कब आ रही है? इमरान ने पूछा। 10 मिनट बाद पहुंच रही है जनाब, लेकिन अगर आप इन बड़े मियाँ के साथ आए हैं तो आपको मायूसी होगी, कुली ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। डॉक्टर अब्दुल रशीद वहां से काफी आगे बढ़कर रेलवे स्टेशन के मेन गेट के पास सीढ़ियों के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वहां और भी बहुत से लोग खड़े थे, शायद वो भी ट्रेन से आने वालों को लेने आए थे। क्या तुम इन्हें जानते हो? इमरान ने चौंक कर कुली से पूछा। जी साहब, गुज़िश्ता 8 सालों से मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ और ये भी गुज़िश्ता कई सालों से रोजाना यहाँ आते हैं और सुपर एक्सप्रेस पर आने वाली अपनी बेटी का इंतजार करते हैं और फिर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। यहाँ के सब लोग इन्हें जानते हैं, इनसे बात की जाए तो उल्टा नाराज हो जाते हैं। मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बता दें, गाड़ी आने वाली है, कुली ने कहा। तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा तो कुली सलाम करके आगे बढ़ गया। इमरान होड़ पीछे आगे बढ़ता चला गया और फिर डॉक्टर अब्दुल रशीद के साथ जाकर खड़ा हो गया। मेरी बेटी आ रही है, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, बेहद प्यारी बच्ची है, तुम यकीनन उसे पसंद करोगे। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने बड़े मसरत भरे लहजे में इमरान की तरफ मुंह करते हुए कहा और इमरान ने उनकी वीरान आंखों में उभरती हुई चमक देख ली थी। हाँ, मैं जरूर मिलूंगा, इमरान ने जवाब दिया तो डॉक्टर अब्दुल रशीद के चेहरे पर मसरत की एक लहर सी दौड़ गई और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई और मुसाफिर और सामान उठाए कुली हुजूम की सूरत में बाहर आने लगे। इमरान होड़ पीछे खामोश खड़ा था। कुली ने उसे जो कुछ बताया था उसके मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रशीद की बेटी नहीं आ सकी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल रशीद के जिस्म में तनाव आ गया था और वो इश्तियाक भरी नजरों से इस अंदाज से बार बार हुजूम को देख रहा था कि जैसे उसे अपनी बेटी की आमद का 100% यकीन हो। और फिर हुजूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। इसके बाद गाड़ी भी आगे सफर के लिए रवाना हो गई तो डॉक्टर अब्दुल रशीद के चेहरे पर भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मायूसी और वीरानी सी छाने लग गई। अब इन दोनों के साथ खड़े हुए अपराध भी जा चुके थे। मेरी बेटी नहीं आ सकी, मुझे यकीन है कि कोई मजबूरी हो गई होगी, बहरहाल वो कल जरूर आएगी, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा और वापस मुड़कर थके थके अंदाज में चलने लगा। इमरान खामोशी से उसके साथ चल रहा था। इमरान को मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि वो किन अल्फाज में डॉक्टर अब्दुल रशीद को समझाए। वो इसलिए उसके साथ चल रहा था कि पार्किंग में जाकर वो उसे अपने साथ ले जाएगा और फिर उसके बारे में मजीद सोचेगा। लेकिन जब डॉक्टर अब्दुल रशीद पार्किंग की तरफ बढ़ने की बजाय इसी तरह ढीले कदमों से चलते हुए आगे बढ़ते चले गए तो इमरान चौंक पड़ा। डॉक्टर साहब, पार्किंग इधर है, इमरान ने कहा तो डॉक्टर अब्दुल रशीद जो अपने किसी ख्याल में थे बेइख्तियार चौंक पड़े। होगी, फिर मैं क्या करूं? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने झटकेदार और कदरे नाराज से लहजे में कहा। आप मेरे साथ कार में आए थे, अब मेरे साथ वापस चलें, मैं आपको आपकी रिहाइशगाह पर पहुंचा देता हूं, इमरान ने नर्म लहजे में कहा। ओह हाँ, मुझे याद आ गया, मैं वाकई तुम्हारे साथ आया था, लेकिन उस वक्त तो मैं बहुत थक गया था और मेरी बेटी की आमद में वक्त भी बेहद कम रह गया था। लेकिन अब तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हारा शुक्रिया नौजवान। हाँ, तुमने अपना नाम अली इमरान बताया था। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर अली इमरान, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा और फिर कांधे झुकाकर आगे बढ़ने लगे। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास वक्त हो तो मुझे तबीयत का एक मुश्किल मसला समझा दें। मैंने तो कई साइंसदानों से मालूम किया है, लेकिन सबने यही कहा है कि ये मसला सिर्फ डॉक्टर अब्दुल रशीद ही हल कर सकते हैं। इमरान ने एक और दाव खेलते हुए कहा। तबीयत का मसला? अच्छा, फिर तो वाकई मुझे इस बारे में बात करना पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? चलो मेरे घर चलो, लेकिन सुनो, वहाँ जाकर ये ना कहना कि मैंने तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया, क्योंकि मैंने 2 रोज से कुछ नहीं खाया और मैं सिर्फ सादा पानी पीता हूँ। मैंने 1 साल से चाय भी नहीं पी। डॉक्टर अब्दुल रशीद अपने ही रो में बोलते चले जा रहे थे। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ तबीयत का मसला हल कराऊंगा, इमरान ने उसकी नफ्सियात के मुताबिक बात करते हुए कहा। ठीक है, फिर चलो, यहाँ क्यों खड़े हो, अभी हमें बहुत दूर जाना है, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा। हम कार में आए थे और अब कार में ही वापस जाएंगे, आइए इधर पार्किंग की तरफ, इमरान ने कहा और फिर पार्किंग की तरफ मुड़ गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद सर हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा और फिर आधे घंटे बाद वो एक मुजाफाती कॉलोनी में बनी हुई एक छोटे से 3 कमरों की कोठी में मौजूद थे। कोठी का फर्नीचर काफी पुराना था, लेकिन वहाँ हर तरफ सफाई सुथराई मौजूद थी। यूं लगता था जैसे कोठी की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा गया हो। यहाँ सफाई कौन करने आता है, बड़ी मेहनत से हर चीज को साफ किया गया है, इमरान ने एक पुराने सोफे पर बैठते हुए कहा।
यहाँ किसने आना है? हाँ, मेरी बेटी चूंकि बेहद सफाई पसंद है, इसलिए मैं रोजाना खुद इस कोठी की अच्छी तरह सफाई करता हूँ ताकि मेरी बेटी को कोई एतराज ना हो। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि कोठी छोटी होने के बावजूद बहरहाल कोठी थी। और फिर जिस अंदाज में यहाँ सफाई नजर आ रही थी, उससे जाहिर होता था कि बूढ़ा डॉक्टर न जाने कितने घंटे यहाँ सफाई में लगाता होगा। हाँ, तुम बताओ, तबैयात का क्या मसला है? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने पूछा। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी का क्या नाम है और वो कहाँ से आ रही है? इमरान ने मौजू बदलते हुए कहा। जाहिर है तबैयात के मसले की बात तो डॉक्टर अब्दुल रशीद के साथ बातचीत के लिए बहाना था। मेरी बेटी का नाम नादिया है और वह क्रीमिया से आ रही है। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने बेटी के जिक्र पर लाड भरे लहजे में कहा। आपकी बेटी एक्रीमिया में कहाँ रहती है? इमरान ने पूछा। कहीं रहती होगी, अब मुझे क्या मालूम, मुझे तो एक्रीमिया से आए हुए 15-16 साल हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कदरे ला ताल्लुकाना से अंदाज में जवाब दिया। आप अपनी बेटी को वहां एक्रीमिया में छोड़ आए थे? इमरान ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। वो बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। दरअसल उसे इस बूढ़े से बेहद हमदर्दी हो गई थी और वो चाहता था कि उसे इस तकलीफ से निकाल दे, लेकिन जाहिर है ये काम इंतहाई मुश्किल था। इसलिए इमरान जहां जा रहा था वो सब कुछ भूलकर उस डॉक्टर अब्दुल रशीद से ही बातें करने में मसरूफ हो गया था। मैं छोड़ आया, ये क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें इतना जालिम नजर आ रहा हूँ कि मैं अपनी 10 साला बेटी को एक्रीमिया में अकेला छोड़कर आ जाता? मैं तो उसे साथ ले आया था, लेकिन फिर जब मैं जख्मी होकर अस्पताल में था तो वो वापस एक्रीमिया चली गई। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। अस्पताल में जख्मी होकर? ओ, ये सब कैसे हुआ? इमरान ने दानिस्ता बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। तुम क्यों मेरी कहानी सुनोगे? तुम्हें इससे क्या फायदा होगा, जबकि यहाँ तो लोग बगैर फायदे के किसी की तरफ देखने से भी गुरेज करते हैं। बहरहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे ऐसे आदमी लगते हो जो दूसरों की बातें बगैर किसी फायदे के सुनते हैं। और फिर तुम DSC हो, मेरी तरह पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो। चलो बता देता हूँ, सुनो। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तबैयात में डिग्री हासिल की है और फिर वहीं एक बड़ी रिसर्च लेबॉर्ट्री में काम करने लगा। मेरे जहन में एक ऐसे आले की इजाद का मंसूबा था जिसमें से निकलने वाली रेस को खलाई सैयारे के खुसूसी मशीनरी के जरिए किसी भी महदूद एरिया पर अगर मरकूज करके फायर किया जाए तो उस एरिया में ये रेस तवील अरसे तक कायम रहती हैं और उन रेस के सर्कल को कोई मिसाइल किसी सूरत क्रॉस ना कर सकेगा, बल्कि मिसाइल जैसे ही इन रेस से टकराएगा वो खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगा। मैंने इस आइडिया को मंजूर कराया और हुकूमत एक्रीमिया ने इसे बखुशी मंजूर कर लिया, क्योंकि ये दिफा का इंतहाई अहम मंसूबा था। फिर मैंने इस पर काम शुरू कर दिया। मैंने 4 साल तक इस पर दिन रात काम किया। अलबत्ता इस दौरान मैंने इस लेबॉर्ट्री के एक साथी साइंसदान डॉक्टर जोसेफ की बहन से शादी कर ली थी। उसकी ऑफर भी डॉक्टर जोसेफ ने ही की थी। वो भी मेरी जहानत से बेहद मरऊब था और उसकी बहन भी, जिसका नाम एथिल था। एथिल खुद भी साइंसदान थी और हमारी लेबॉर्ट्री में ही काम करती थी। फिर मेरी एक बेटी पैदा हुई। फिर जब मेरी बेटी 2 साल की थी तो एथिल एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गई। वो बहुत तेज कार चलाती थी। मैंने उसे कई बार मना भी किया, लेकिन वो ना मानी और हलाक हो गई। बहरहाल मैं वहाँ काम करता रहा। मैंने अपने मंसूबे में 70% कामयाबी हासिल कर ली थी कि अचानक एक रोज मुझ पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मेरा साला डॉक्टर जोसेफ मेरे मंसूबे के उलट काम कर रहा है। मैं तो अपने काम में इस कदर गर्क रहता था कि मुझे किसी मामले में पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन एक बार इत्तेफाक से मेरी बेटी अपने मामू के चंद कागजात उठा लाई। मैंने सरसरी तौर पर उन्हें पढ़ा तो मैं उछल पड़ा। डॉक्टर जोसेफ जिन रेस पर काम कर रहा था वो रेस मेरी इजाद करदा रेस, जिन्हें मैंने डिफेंस रेस और डी रेस का नाम दिया था। उसने इन रेस की माहियात पर रिसर्च करके उसको इस अंदाज में तब्दील कर दिया कि अगर इन रेस को किसी भी खलाई सैयारे के जरिए जमीन के किसी भी एरिया पर फायर किया जाता तो वहाँ मौजूद अफराद जलकर राख हो जाते, लेकिन वहाँ मौजूद बिल्डिंग्स और तमाम गैर जानदार अशिया पर इनका कोई असर ना होता। उसे उसने ब्लैक हेड रेस का नाम दिया हुआ था और वो इस पर काम कर रहा था। मुझे ये पढ़कर बेहद गुस्सा आया, क्योंकि ये मंसूबा नहीं था बल्कि इंसानियत का कत्ले आम था। मैंने जाकर डॉक्टर जोसेफ पर चढ़ाई कर दी। उसने मुझसे माफी मांगी और वादा किया कि वो अब इस रेस पर मजीद रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन दूसरे ही रोज मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर जोसेफ को किसी नामालूम लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया है। मेरी बावजूद कोशिश के मेरी उससे फोन पर बात ना कराई गई और मैं समझ गया कि हुकूमत एक्रीमिया ब्लैक हेड रेस बनाने से बाज नहीं आएगी। मैंने इस पर एहतजाज किया और बतौर एहतजाज इस्तीफा दे दिया। मुझे मनाने की बेहद कोशिश की गई, लेकिन मेरा दिल उचाट हो गया था और फिर मैं अपनी बेटी समेत वापस पाकिस्तान आ गया।
मैंने यहाँ कर आला हुक्काम से अपने दिफाई रेस के मंसूबे की बात की, लेकिन मेरी बात ना सुनी गई, जिस पर मैंने अपनी उस कोठी के नीचे तहखाने में लेबोरेटरी कायम कर ली। एग्रीमिया से मैं कुछ रकम लेकर आया था, जिसकी मदद से मैंने लेबोरेटरी कायम की। मेरी थोड़ी सी ज़राई अराजी थी, जिसकी आमदनी से मेरा और मेरी बेटी का गुजारा हो रहा था कि अचानक एक रात लेबोरेटरी में डाकू घुस आए और उन्होंने लेबोरेटरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मुझे भी उन्होंने अपनी तरफ से हलाक कर दिया था। मेरी बेटी कहीं छुप गई थी, इसलिए वो उनके हाथ ना आई। फिर मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। वहाँ जब मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि उसे हिफाजत की गर्ज से एक्रीमिया उसके मामू के पास भिजवा दिया गया है। मैं खामोश हो गया। अस्पताल में तवील अरसा गुजारने के बाद जब मैं वापस अपनी कोठी में आया तो सेहतयाब तो हो चुका था, लेकिन मेरे पास रकम न थी कि मैं दोबारा लेबोरेटरी बनाता। मैंने लोगों से कहा, हुकूमत से कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी तो मैं खामोश हो गया। फिर मैंने अपनी बेटी के बारे में मालूम किया तो उन्होंने बताया कि वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ से चल पड़ी है और सुपर एक्सप्रेस के जरिए वो दारुल हुकूमत पहुँच रही है। मैं रेलवे स्टेशन पर गया, मगर वो ना आई तो फिर मैं दूसरे रोज गया। इस तरह आज भी गया, लेकिन वो आज भी नहीं आई। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। अलबत्ता ब्लैक हेड का नाम सुनकर वो चौंका जरूर था। क्या आपकी बीवी एथिल और डॉक्टर जोसेफ यहूदी थे? इमरान ने पूछा। हाँ, एथिल ने मुझसे शादी करने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। उसका नाम मैंने काशिफा रखा था, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने जवाब दिया। आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? इमरान ने पूछा। अल्लाह ताला दे रहा है और मैं खा रहा हूँ। जब वो नहीं देता तो मैं नहीं खाता, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपकी वो जो ज़राई ज़मीन थी उसका क्या हुआ? इमरान ने पूछा। अस्पताल से वापस आकर मुझे पता चला कि वो मैंने बेच दी थी, चुनांचे वो बिक गई, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने लापरवाह से लहजे में कहा। अब आपकी आमदनी कैसे हो रही है? इमरान ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, लेकिन तुम इतने भुलक्कड़ हो कि अभी तो मैंने बताया है और तुम भूल गए हो कि अल्लाह ताला मुझे दे रहा है और मैं खा रहा हूँ। जब वो नहीं देता तो मैं नहीं खाता, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा। क्या उसकी तरफ से उसका कोई फरिश्ता आता है आपको देने के लिए? इमरान ने कदरे झुलाए हुए लहजे में कहा। फरिश्ता? हाँ, वो फरिश्ता ही है, अलबत्ता उसका नाम इंसानों जैसा बाबा रहीम दाद है। वो मेरी ज़राई ज़मीन के करीब एक बस्ती में रहता है। वो पहले हमारे घर में मुलाजिम रहा था। उसने मुझे गोद खिलाया हुआ है। वो कभी कभार आता है, बहुत बूढ़ा आदमी है। एक दो रोज मेरे पास रहता है और मुझे जमीन के करीब एक दुकान का किराया दे जाता है। उसका कहना है कि दुकान मैंने फरोख्त नहीं की थी, इसलिए अब भी वो मेरी मिल्कियत है। वो उसकी आमदनी वसूल करके मुझे दे जाता है। मैं उससे खाने पीने की चीजें लाकर घर में रख लेता हूँ और फिर पका पका कर खाता रहता हूँ। अब 2 रोज से वो चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन बाबा रहीम दाद नहीं आया, इसलिए मैं 2 रोज से भूखा हूँ। अल्लाह को यही मंजूर होगा, डॉक्टर अब्दुल रशीद ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसका दिल बूढ़े अब्दुल रशीद के लिए दुख से भर गया था। इस कदर बड़ा साइंसदान और इस हालत में यहाँ मौजूद था और कोई उसका वाली वारिस न था और वह 2 रोज से भूखा था। बाबा रहीम दाद दरअसल मुझे पैसे दे गया था, लेकिन वो जल्दी में मुझे आपको पता न बता सका था, इसलिए मैं वो रकम आप तक पहुंचा ना सका था, जिसकी मैं माफी चाहता हूँ। इमरान ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। तो डॉक्टर अब्दुल रशीद बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम्हें दे गया था? क्या तुम फूलनगर जाते रहते हो? क्या तुम बाबा रहीम दाद से वाकिफ हो? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं नहीं, मेरा मुलाजिम फूलनगर का रहने वाला है। वो बाबा रहीम दाद को जानता है। बाबा रहीम दाद उसके पास आया था और फिर वो उसे रकम देकर चला गया कि आप तक पहुंचा दी जाए, वो बाद में आएगा, इमरान ने कहा और जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर उसने डॉक्टर अब्दुल रशीद के सामने रख दी। लेकिन डॉक्टर अब्दुल रशीद बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी देखकर इस तरह पीछे हट गया जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ये इतनी बड़ी रकम तो बाबा रहीम दाद नहीं दे सकता, वो तो 2000 रुपए दे जाता है। फिर तुम? डॉक्टर अब्दुल रशीद ने कहा। उसने बताया था कि उसने वो दुकान किसी नए किराएदार को दे दी है और ये रकम एडवांस के तौर पर उससे ली है। और हाँ डॉक्टर साहब, याद आया, वो कह रहा था कि वो दुकान बेच रहा है और दुकान बेचकर वो रकम बैंक में रखवा देगा, जहां से आपको माहाना 20-25 हजार रुपए मिलते रहेंगे। क्योंकि बाबा रहीम दाद कह रहा था कि वो अब बीमार रहता है और किसी भी वक्त अल्लाह ताला को प्यारा हो सकता है।
ऐसा ना हो कि दुकान पर गलत लोग कब्जा कर ले। इमरान ने कहा उसे मालूम था कि वो मुसलसल झूठ बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल रशीद की जहनी कैफियत ऐसी थी कि उसे ये सब कुछ उनकी भलाई के लिए कहना पड़ा। अच्छा, ये बात है तो फिर ठीक है, चलो उसे भी यहाँ आकर पैसे देने की तकलीफ ना उठानी पड़ेगी। ठीक है, और अब मैं तुम्हें खिला पिला सकता हूँ, तुम बैठो, मैं बाजार से चीजें ले आता हूँ, फिर पकाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। ये रकम तो 1-2 साल चल ही जाएगी। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने नोटों की गड्डी से 2 नोट निकालकर जेब में डालते हुए कहा, ये गड्डी आप यहाँ किसी महफूज जगह पर रख ले और सुने, क्या ये नहीं हो सकता कि आप मेरी तरफ से दावत खाएं? इमरान ने कहा, ओ, तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो, मेरे पास मेहमान बनकर आए हो और ये तो इंतहाई बेइज्जती की बात है कि मेहमान मेजबान को दावत दे। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सुनो, आइंदा तुमने ऐसी बात की तो कान से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा और इसके साथ ही वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। जाहिर है अब वो न जा सकता था और न ही कुछ कह सकता था, इसलिए वो खामोश बैठा रहा। यहाँ फोन भी मौजूद न था, इसलिए वो यहाँ से किसी को फोन भी ना कर सकता था, वरना उसका दिल चाह रहा था कि वो डॉक्टर अब्दुल रशीद के बारे में सर दावर से बात करे, लेकिन फिर उसने ये काम बाद में करने का सोचा और इत्मीनान से बैठ गया। इसराइल के सदर की कार मुहाफिज कमांडोज की कारों के कारवां में तेजी से चलती हुई एक सड़क पर आगे बढ़ी चली जा रही थी। बुलेट प्रूफ कार की उगली सीट पर सदर सीट से पुश लगाए बैठे हुए थे, जबकि एक बावर्दी ड्राइवर कार चला रहा था। ड्राइवर और सदर के दरमियान भी बुलेट प्रूफ शीशे की एक दीवार मौजूद थी। सदर एक खुसूसी मामले पर ब्रीफिंग के लिए खास मुकाम पर जा रहे थे। चूंकि उन्हें फलस्तीनी ग्रुपों से हर वक्त खतरा रहता था, इसलिए उनकी हिफाजत का खुसूसी इंतजाम किया गया था और वो इस वक्त भी इन्हीं सरकारी हिफाजती इंतजामात के तहत जीरो हाउस की तरफ जा रहे थे। जीरो हाउस इसराइल के दारुल हुकूमत के मुजाफाती इलाके में वाक़ फौजी छावनी के अंदर एक खुसूसी इमारत थी। सदर हेलीकॉप्टर पर भी वहां जा सकते थे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों फलस्तीनी गोरिलों ने एक फौजी हेलीकॉप्टर को फिजा में ही तबाह कर दिया था और अब तक इसराइली पुलिस और एजेंसियां इन्हें ट्रेस ना कर सकी थी। इसलिए सदर ने हेलीकॉप्टर पर जाने का रिस्क ना लिया था। थोड़ी देर बाद उनका काफिला जीरो हाउस के सामने पहुंच गया और फिर सदर को कमांडोज के घेरे में इस इमारत के अंदर एक बड़े हॉलनुमा कमरे में ले जाया गया। यहाँ एक कर्नल मौजूद था जिसने सदर को बाकायदा फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। ये कर्नल स्टार्क है सर। सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने सदर से मुखातिब होकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। आपका ताल्लुक किस एजेंसी से है कर्नल? सदर ने अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सामने दीवार पर एक वसी स्क्रीन नस्ब थी, जिसके साथ ही एक स्टैंड पर चौकोर मशीन रखी हुई थी। जनाब, एक्रीमिया की मारूफ ब्लैक एजेंसी से जनाब, कर्नल स्टार्क ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ब्लैक हेड लेबोरेटरी के सिक्योरिटी इंचार्ज आप हैं? सदर ने पूछा। यस सर, कर्नल स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मुझे हिफाजती इंतजामात के बारे में बताएं, लेकिन पूरी तफसील से। सदर ने कहा तो कर्नल स्टार्क ने जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और उसका रुख स्टैंड पर रखी हुई मशीन की तरफ करके उसका बटन प्रेस कर दिया। इसके साथ ही दीवार पर नस्ब एक बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर समंदर का मंजर नजर आने लगा। इसके साथ ही कर्नल स्टार्क ने कमेंट्री शुरू कर दी। स्क्रीन पर बार बार मनाजिर बदल रहे थे और इन मनाजिर के बारे में तफसील कर्नल स्टार्क बता रहा था। सदर साहब जहां जरूरी समझते थे वहां उससे सवाल भी कर देते थे और कर्नल स्टार्क मुअद्दबाना अंदाज में उनके सवाल का तफसीली जवाब दे देता था। ओके, अब इसे ऑफ कर दो, सदर ने कहा तो कर्नल स्टार्क ने रिमोट कंट्रोल नुमा आले को ऑपरेट करते हुए स्क्रीन को ऑफ कर दिया। क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं? सदर ने पूछा। नो सर, कर्नल स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उसके लिए काम करने वाले इमरान को जानते हैं आप? सदर ने पूछा।